नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले वीडियो को आप पूरा देखें। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक शेयर और कॉमेंट्स जरूर करें ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, यानी कि उस वीडियो को सबसे पहले आप देखें। आप अगर क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 है। आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, कंफ्यूजन भी दूर होगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 में हमारा प्रश्न बोल रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए दर्पण यहाँ पे दो होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। तो देखिए इसमें इधर क्या होता है, माइनस होता है, इस साइड प्लस होता है। तो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। तो यहाँ पे 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है क्या उत्तल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। आप अगर जो इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखिए इसका आंसर करेक्ट मैं बता रहा हूं, इसका करेक्ट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा दोस्तों, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ और वक्रता त्रिज्या यानी कि आर में संबंध है। तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, आर बराबर 2f। तो देखिए यहाँ से हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एफ बराबर आर दिया हुआ है तो ये तो होगा ही नहीं। और यहाँ से बी में दिया हुआ है एफ बराबर आर बाई 2 और यहाँ पे सी में है एफ बराबर 2r और डी में है क्या, एफ बराबर 3/2r। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में कंफर्म करना। तो यहाँ पे देखिए एफ बराबर निकालते, तो एफ बराबर अगर जो निकालेंगे तो ये r बाई क्या हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यानी कि बी वाला हमारा मिल रहा है। तो 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बराबर r बटा 2। जब r बराबर 2f हो सकता है तो ये गुना में है तो इसको भाग में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया बी। क्या हो गया, बी। याद रखिएगा, किसी दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हमारा होता है r बाई 2f, सॉरी r बराबर 2f, यानी कि f बराबर r बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आपका बी हो गया, f बराबर r बाई 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है, समान दृष्टि के लिए, समान दृष्टि यहाँ पे ये होगा, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना है। मतलब यहाँ पे देखिए न्यूनतम पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं। सबसे पहले तो ऑप्शन पढ़िए, ए में है 25 मीटर। देखिए ये मीटर में दिया हुआ है, 25 एक सेंटीमीटर में है और यहाँ पे 25 एक मिलीमीटर में है। इनमें से कोई नहीं है तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट से न्यूनतम दूरी पूछ रहा है ना। न्यूनतम यानी कि कम से कम कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 25 सेंटीमीटर। और अगर जो पूछ देता अधिकतम तो हो जाता क्या, अधिकतम पूछता तो अनंत हो जाता। क्या हो जाता है, अनंत। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। कौन मतलब रंग जो होता है वो सबसे कम झुकता है। नीला है, यहाँ पे सबसे पहला ए में है बैगनी, बी में है नीला, सी में है क्या लाल और डी में है क्या पीला। तो बैजानी, हैप्पी, नाला। सबसे नीचे कौन होता है, तो लाल होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों 4 का यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कम झुकता है लाल। सबसे कम कौन झुकता है, तो लाल कम झुकता है। ठीक है ना, बैजानी, हैप्पी, नाला, लास्ट में क्या है, लाल है। तो ये हमारा सबसे कम झुकता है। तो 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सबसे कम झुकता है, तो लाल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा और वास्तविक और सीधा। तो मानव नेत्र यानी कि हम लोग किस तरह से देखते हैं, आभासी यानी उल्टा देखते हैं या सॉरी आभासी, यहाँ पे वास्तविक हम लोग वास्तव में देखते हैं या सीधा देखते हैं, आभासी और उल्टा। तो हम लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हम लोग किसी भी वस्तु को वास्तविक देखते हैं और सीधा देखते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो गया, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोल रहा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन नंबर ए में प्रकाश
के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आकाश हम लोगों को नीला प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश हमारा नीला दिखाई पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वो वस्तु से मतलब बड़ा, छोटा, बराबर और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है, हमेशा तो नहीं कर सकते हैं। अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, छोटा ही बनता है, बहुत छोटा ही और बहुत बड़ा भी बनता है। तो अवतल दर्पण याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के ठीक करने में किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए में उत्तल, बी में दिया हुआ है समतुत्तल और सी में है अवतल लेंस और यहाँ पे डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करने वाला था। यहाँ पे याद रखिएगा निकट, यहाँ पे लिखा था क्या निकट, ऐसे याद रखेंगे निकट मतलब निकट और अट मतलब क्या अवतल। याद रखिएगा निकट अवतल और दूर। अब यहाँ पे दूर पूछेगा तो दूर और उर याद रखिएगा, उर, दूर और उर, दूर से मतलब दूर और उर से मतलब उत्तल। क्या उर से मतलब क्या उत्तल और नी का अट, नी मतलब निकट, आ मतलब अवतल। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8 का सी हो जाएगा अवतल लेंस। याद रखिएगा दोस्तों निकट दृष्टि दोष के ठीक करने में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए में है गैल्वेनोमीटर, बी में है मोटर और सी में है जनरेटर और डी में है क्या वोल्ट मीटर। तो आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गैल्वेनोमीटर जो है गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन सा यंत्र दर्शाता है? तो वोल्ट मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर था ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर में है ऑस्टर्ड ने, फ्लेमिंग ने, सी में है क्या आइंस्टीन ने और डी में है मैक्सवेल ने। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैक्सवेल ने किया था। तो याद रखिएगा मैक्सवेल ने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोल रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है वोल्ट, बी में है ओम, सी में है एम्पियर और डी में है क्या कुल्लाम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक याद रखिएगा आपका ए हो जाएगा वोल्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? मतलब किस में बढ़ता है? श्रेणी क्रम में, बी में है समांतर क्रम में, सी में है श्रेणी एवं समांतर दोनों में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं तो संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 का ये याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक, वास्तविक, अवास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों। चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 14 में पूछ रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए में है 0.36 गुना 10 के पावर 10 जूल, बी में है 1.6 गुना 10 के पावर 19 जूल और सी में है 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा
3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.16 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, बी में है सौर ऊर्जा, सी में है कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी में है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। 15 का बी याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? देखिए अब यहाँ पे लेंस में आ गया ना, तो अपसारी लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है अवतल, बी में है उत्तल, सी में है अवतल एवं उत्तल दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अपसारी लेंस को अवतल लेंस भी कहा जाता है। अपसारी यहाँ पे अपसारी दर्पण होता तो क्या हो जाता? उत्तल हो जाता। तो यहाँ पे लेंस में पूछ रहा है तो इसलिए अवतल लेंस याद रखिएगा। अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे प्रकाश का प्राथमिक वर्ग कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ग कौन है? लाल, नीला, हरा। लाल, नीला, हरा या उपयुक्त सभी, इसको बताना प्रकाश का प्राथमिक वर्ग कौन है? लाल, नीला या हरा। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, पुतली, रेटिना या आइरिस। तो यहाँ पे बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, पुतली, रेटिना या आइसरीन। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कॉर्निया। नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है? तो कॉर्निया, याद रखिएगा। 18 का ए हो गया। चलिए 19 का देखते हैं। 1 HP बराबर होता है। 1 HP बराबर होता है ऑप्शन नंबर ए में 746 वाट, बी में 760 वाट और सी में है 780 वाट और डी में है क्या? 550 वाट। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 1 HP बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 746 वाट। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 746 वाट, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ऑप्शन नंबर ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस और सी में है अवतल दर्पण और यहाँ पे डी में है उत्तल दर्पण। तो आपको याद रखना है विशालक शीशा का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है यहाँ पे उत्तल लेंस। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तल लेंस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं। क्या गतिशील होते हैं? ऑप्शन नंबर में परमाणु या बी में है आयन या सी में है प्रोटीन या डी में है इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 21 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 22 है। एम्पियर घंटा मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। एम्पियर घंटा मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आवेश। क्या हो जाएगा? आवेश। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? आवेश का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है? क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल प्रति सेकेंड या NH3 या सेकेंड प्रति जूल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 23 का ए, जूल प्रति सेकेंड वाट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है? एम्पियर या वोल्ट या ओम या वाट। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी एक का आंसर देना है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आप लोग याद रखिएगा एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए हो गया, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है?
ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ऑक्सीजन, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड या तो N2 नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 26 है, बोल रहा है शरीर, यहाँ पे क्या है? शरीर हो जाएगा। शरीर में भोजन का पाचन, पचना नहीं, या तो पचना भी रहे, पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? डबचयन, अपचयन होगा यार, यहाँ पे अपचयन लिखा हुआ, अपचयन या संयोजन या विस्थापन या अपचयन, यहाँ भी अपचयन, दोनों ऑप्शन मिल रहा है, अपचयन या अपचयन। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अपचयन। यहाँ पे डब चयन था तो डब ही रहने दीजिए, क्योंकि आंसर यहाँ पे ये दिया हुआ है पहले से ही। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, अपचयन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 देखते हैं। कल्ली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है। कल्ली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है। आपका यहाँ पे उष्माक्षेपी हो जाएगा या उष्माशोषी हो जाएगा या विस्फोटक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कल्ली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया में उष्माक्षेपी होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 27 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यहाँ पे कॉपर है, Hg यानी कि पारा है, और यहाँ पे क्या है? Ag यानी कि सिल्वर है, और यहाँ पे सोना है। तो इसमें से आपको बताना है सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो देखिए सबसे, यहाँ पे ये चारों की बात किया जाए तो अभी तो है यहाँ पे कॉपर, उसके बाद है यहाँ पे Hg, और उसके बाद है यहाँ पे Ag, और उसके बाद है ये। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? कॉपर। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कॉपर, याद रखिएगा जो दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में प्रश्न क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 29 में है, बोल रहा है चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, या तो यह CaOCl2 या तो CaOH के होल 2। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोल रहा है? चूना जल भी बोल रहा है, तो जल भी रहना चाहिए ना, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, बोल रहा है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो पीएच मान होगा। तो लाल इसका याद रखने के क्या है? छालीनी, छालीनी, यहाँ ला से लाल और नी से नीला, यानी कि लाल जो रहेगा वो नीला कर देगा जब होगा हमारा क्षार। तो क्षार का पीएच मान 7 से तो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में है 11, बी में है 5 और सी में यहाँ पे 10 और डी में है ए और सी दोनों। तो देखिए यहाँ पे 7 से ज्यादा है कि 11 है और ये है 10, तो ये दोनों आपका ऑप्शन हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ए और सी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 31 देखते हैं। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 31 में। देखिए बोल रहा है एल्कोइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक है? तो आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता दें कि यहाँ पे सी हो जाएगा। एल्काइन में, एल्काइन होगा कोई नहीं, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक है? तो 3 सहसंयोजक बंधक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये तो हम लोग को 7th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट ही बता देंगे। C6H12O6 या CH3CHO या CHCl3 या CH3COOH। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, C6H12O6। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 33 में है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन या अपमार्जक या प्लास्टिक या रबर होगा, यहाँ पे रबर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो साबुन होगा। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं हम लोग साबुन, याद रखिएगा दोस्तों इसको, साबुन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे देखते हैं आगे।
34 में CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO यानी कि एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? यहाँ पे हो जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन या एल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। पहले ही मैं आपको आंसर बता दिया हूँ कि CHO एल्डिहाइड का ही अभिक्रियाशील मूलक होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब हमारा है 35। आवर्त सारणी को किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती? परमाणु त्रिज्या यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो घटती है या पहले घटती है पुनः बढ़ती है, अपवर्ती रहता है या बढ़ती है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, घटती है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में निम्नलिखित तत्वों को उसके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में यहाँ पे सजाना। यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है और यहाँ पे बेरिलियम है और लिथियम। तो आपको सजाना यहाँ पे देखिए दिया हुआ था, तो सजा कर यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। पहले लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, तब फ्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 में सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? धातु है या धातु है या उपधातु है? इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो सिलिकॉन क्या है बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उपधातु। 37 का करेक्ट आंसर सी हो गया। सिलिकॉन क्या है? तो उपधातु है, याद रखिएगा दोस्तों। तो सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमारा बोल रहा है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक यानी कि कौन सा तत्व पे धनात्मक मान होता है? यहाँ पे क्या है? कार्बन, क्लोरीन, सोडियम या यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा ना के। तो यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? सोडियम। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सोडियम। याद रखिएगा विद्युत धनात्मक कौन हो जाएगा? सोडियम। क्वेश्चन नंबर 39 में है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या बिहार? तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? मैग्नीशियम को, बी में सोडियम को, सी में पारा को और डी में टंगस्टन को? तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो यहाँ पे सोडियम दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 41 में है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? पहला में साबुन, दूसरा में शैम्पू, तीसरा में है इजी सरफ और डी में है उपरोक्त सभी। तो अपमार्जक यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इजी सरफ। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे 41 का सी। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो इजी सर्फ बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का या प्लूटोनियम का? प्लेटेनियम का हो जाएगा, लू नहीं प्लेटेनियम। तो यहाँ पे बताना है सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, सिलिकॉन। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। यहाँ पे 43 में है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में किया जाता है? सीएनजी गैस या एलपीजी गैस या बायोगैस या कोयला? नहीं किया जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं किया जाता है। तो एलपीजी गैस को तो करते हैं, बायोगैस को भी करते हैं, कोयला को भी तो बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ पे सीएनजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो किस ईंधन का उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता है? किस गैस का? तो सीएनजी गैस का। क्वेश्चन नंबर 44 में 2Cu+O2 यह कौन सा अभिक्रिया है? बताना है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया या उदासीनीकरण है या विस्थापन है? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। देखिए इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, कॉपर में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। इस साइड देखिए कॉपर में ऑक्सीजन आ जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 45 में निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए इस साइड हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इस साइड भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ पे क्लोरीन के कितने परमाणु? 2, और इसमें भी 2, क्योंकि 2 आगे लगा हुआ है, तो इसका भी ये तो संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया। अब यहाँ पे बोल देखिए
पीबी यहाँ पे कितना है, 1 परमाणु। पीबी ईसट भी 1 परमाणु। देखिए ऑक्सीजन का ईसट कितना परमाणु, 3 परमाणु। ईसट देखिए तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 यहाँ 2 4 और एक कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये तो नहीं है शायद। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 2 2 4। ईसट देखिए 2 2 4। ऑक्सीजन के कितना, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 क्योंकि इसके आगे लगा हुआ है 2, तो ये भी हो गया हमारा संतुलित। अब इसको देखिए पोटेशियम का कितना है यहाँ पे 2, ईसट भी 2। क्लोरीन का कितना, 2। इस साइड भी 2 क्योंकि 2 आगे लगा हुआ है तो इसका भी 2 होगा। ऑक्सीजन का देखिए यहाँ 3 है और 2 आगे लगा हुआ था, 3 दूनी कितना हो गया, 6। ऑक्सीजन के यहाँ देखिए 3 आ गया, 2 यहाँ, तो 3 दूनी 6। तो ये भी संतुलित हो गया। तो संतुलित कौन नहीं हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी होगा, जो संतुलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है NH3HCl और यहाँ पे सी में है CH3COOH या H2SO4। तो यहाँ पे आपको बताना है दुर्बल अम्ल का। यहाँ पे एक उदाहरण है CH3COOH। याद रखिएगा दोस्तों, दुर्बल अम्ल का एक उदाहरण कौन है, CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 48 में है क्रोयोलाइट अयस्क है। क्रोयोलाइट जो है वो किसका अयस्क है, तांबा का है या लोहा का या मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का। तो क्रोयोलाइट जो अयस्क है ये हमारा एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम का ये है क्रोयोलाइट अयस्क, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, क्योंकि 50 क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन करवाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में भी 50 लाऊंगा, जो कि हमारा सभी विषयों का मैं अच्छी तरीके से आपको तैयारी कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए तो लाइक कर दे, एक शेयर जरूर करें, एक अच्छा सा कॉमेंट करें। देखिए अगला हमारा यहाँ पे है पोटेशियम की परमाणु संख्या बताना है। तो 1 तो पूछता ही है, 1 से 20 तक आप लोग याद रखिएगा, हमेशा 1 से 20 तक याद रखिएगा। एक आपको इस तरह से पूछेगा, किसी एक का पूछ देगा परमाणु संख्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम का पूछा है। यहाँ पे ए में है 17, बी में है 19 और डी में है क्या, 18, 19, 20। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 19 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल का यूपीएक नाम क्या है। यूपीएक नाम पूछ रहा है ना। तो ए में है आपका क्या, मेथेनोइक अम्ल, बी में है प्रोपेनोइक अम्ल और सी में है एथेनोइक अम्ल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो फॉर्मिक अम्ल का यूपीएक नाम जो होता है वो मेथेनोइक अम्ल होता है। याद रखिएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, एक सब्सक्राइब कर लें और एक शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।